सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सावन। तो सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आज का अपना नया टॉपिक कूलम्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कूलम्स लॉ को आज देखते हैं हम। तो सर चार ही तो टॉपिक हैं जिसके वजह से हमको फिजिक्स पढ़ने का मन करता है। तीन तो न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एक कूलम्स लॉ। सर यही चारों टॉपिक तो हमको फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, वरना फिजिक्स कौन पढ़ना चाहता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कूलम्स लॉ को आज हम देखते हैं। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो आइए कूलम्स लॉ को समझते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास दो चार्जेज हैं प्लेन में। हमारे पास दो चार्जेज है। सपोज वी हैव चार्जेस Q1, सॉरी वी हैव चार्जेस Q1 इंक भी नहीं चाहता है कि हम फिजिक्स पढ़ाएं। सपोज वी हैव चार्जेस Q1 एंड अनदर चार्ज Q2। तो हमने सपोज किया हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ओके, तो सर इससे हमको क्या करना है, और हम मान लेते हैं कि इनके बीच में दूरियां काफी ज्यादा हैं। वो दूरी को मान लेते हैं R। उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R। जितने डिस्टेंस पे ये हैं और इनसे जितने दूर पे ये हैं उसको हम ले लेते हैं R। या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है, R है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों चाहने वालों के बीच में दूरी कितनी है, R है। अच्छा सर, ये डिस्टेंस होना कितना चाहिए? तो ये डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जो चार्जेज है इनके साइज से बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये चार्जेस कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ही होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो चलिए कूलम्स लॉ का पहले हम मैथमेटिकल टर्म समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल टर्म क्या है, उसके बाद हम आएंगे स्टेटमेंट पे। तो पहले मैथमेटिक्स देख लेते हैं कूलम लॉ का। तो अकॉर्डिंग कूलम ने ये बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स काम करता है, सपोज वो फोर्स है Fe, जहां पे E बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या फिर समझिए, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाएंगे इसको, सीधे समझिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओनली मैग्नीट्यूड, इग्नोर द साइन ऑफ चार्जेस। ओनली क्या लेंगे? ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात तो सर हम पढ़ के आए पहले से, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। यही तो एक लॉ है जिसने हमको फिजिक्स से जोड़े हुए हैं, वरना फिजिक्स तो हम कब का छोड़ दिए होते, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, फिजिक्स बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ यही है, देख लेते हैं। अगर इनको हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता, या फिर ऐसे थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें देखते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डॉट में Q2 एंड अपॉन में R का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों ही चीजों को हमने कंबाइन करके लिख दिया कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके सर, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या होगा, इसका भी हम उपाय करते हैं। तो यहाँ पे आइए, F को यहाँ से हम लिख सकते हैं K टाइम्स Q1 डॉट Q2 एंड बाई में R का स्क्वायर, Q1 एंड डॉट Q2 बाई में R का स्क्वायर। अब सर K क्या है? सर K क्या है? तो K है हमारा कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट। K इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। K एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, मुझे पता था, बेचैनी हो रही होगी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये था हमारे कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल डिफिनीशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कह सकते हैं इसको। अभी हम इसका स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं और इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कूलम्स लॉ का। स्टेटमेंट क्या है, so according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, सॉरी ब्लू से विजिबल नहीं होगा, ब्लैक से ही काम चलाना पड़ेगा। तो according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, Coulomb's law, अच्छा दो चार बातें हैं जो हम अभी तक हमने नहीं बताई हैं। तो चार्जेस कैसे होने चाहिए, अभी इसमें हम लिखवा देते हैं, इसको इरेज करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्टैटिक and point charges, according to Coulomb's law, the force acting between the static and point charges is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of, inversely proportional to the square of distance between the charges placed in वैक्यूम। कहाँ पे रखे होने चाहिए, वैक्यूम में। चार्जेस कहाँ पे रखे होने चाहिए, वैक्यूम में रखे होने चाहिए। ओके, तो इस डेफिनेशन में दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। स्टैटिक point charges and vacuum. These three terms are very important in Coulomb's law. The charges must be static, मतलब ये कि चार्जेस जो है वो मूव नहीं करने चाहिए। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब उन चार्जेस का जो लीनियर साइज होना चाहिए वो इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस बहुत ही कम होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। चार्जेस कहाँ पे होने चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। उन चार्जेस के बीच में कोई भी अनदर मैटर नहीं होना चाहिए। अगर मैटर होगा तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मैटर के अंदर पढ़ा जाएगा उसको। ओके, तो कूलम्स लॉ सब समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कूलम्ब्स लॉ में वो क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कूलम्ब्स लॉ में, उसको हम देखते हैं। वेक्टर फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, वेक्टर फॉर्म। यही तो हम नहीं पढ़ते हैं सर पिछली क्लासेस में। वेक्टर फॉर्म ही तो हमको सर नहीं पढ़ाया गया था, हमने तो बस रट लिया था कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। तो ये बात तो सर हमने रट लिया था, हमने तो वेक्टर फॉर्म पढ़ा ही नहीं। तो आज हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है ना। तो सभी एक गहरी सांस लेंगे और फिर हमारे साथ यहाँ पे बोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो सेम चार्जेस हम लेते हैं, फिर से इनके बीच के अभी डिस्टेंस को हम नहीं लिखते हैं। एक काम करते हैं, इन चार्जेस को थोड़ा सा इन चार्जेस को स्मॉल लेटर्स में अपने सिंप्लिसिटी के लिए Q1 and that is Q2. Okay, suppose there are okay Q1 and here is Q1 and here is Q2. Okay, now if we have to find the direction of the force acting between these charges, अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन निकालना चाहे तो वो काम कैसे करेंगे। बहुत इजी काम है। कैसे, देखिए अगर इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कैसा हो, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 डॉट Q2, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, दो नंबर्स का सिंपल, अगर हम फिक्स के बाहर चले, मैथ में चले, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर कैसे हो, नेगेटिव हो, या तो दोनों नंबर कैसे हो, पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या सपोज इतना ही बस हम कह लेते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी नहीं कुछ कहते हैं नाउ। तो अगर हमको फोर्स लिखना है इस वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज के कारण, तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन किधर होगा। अच्छा, और डायरेक्शन हमेशा उन चार्जेज को मिलाने वाली, उन चार्जेज को मैच करने वाली लाइन के अलोंग होता है। डायरेक्शन हमेशा उन दोनों चार्जेज को मैच करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। तो अगर Q2 पे निकाले हम फोर्स का डायरेक्शन, अगर हम Q2 पे देखें फोर्स का डायरेक्शन, तो ये जो होगा इस इधर होगा, और इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। फोर्स ऑन, क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू। अच्छा सर, ये फोर्स उधर की तरफ क्यों गया, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है कि दोनों चार्ज या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है। तो ये पीछे आपने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं सर, लाइक चार्जेस वे चार्ज होते हैं जिनके दोनों चार्ज की अगर पोलैरिटी सेम, मतलब अगर यही पॉजिटिव है यही पॉजिटिव है, या फिर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए ये इस चार्जेस क्या किया उधर, रिपेल किया, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। कैसे हैं, लाइक चार्जेस, चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस है। अच्छा, तो सर Q2 वाला Q1 पे बिल्कुल लगाएगा फोर्स, बिल्कुल लगाएगा Q2 वाला Q1 पे लगाएगा इधर की तरफ। इज इट क्लियर। अरे भाई Q1 ने Q2 पे लगाया, रिपेल किया, तो Q2 भी तो Q1 पे रिपेल करेगा इधर। बहुत टफ है सर फिजिक्स, बहुत टफ है। टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है। तो इस पे कितना लगेगा फोर्स, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू विच चार्ज, सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अच्छा, तो सर ये तो वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन कैसे। अब तो सपोज कीजिए कि 1 से 2 के लिए अगर हम इधर की तरफ देखें तो रेडियस को हम ले लेते हैं R12। अगर हम इधर से इधर देखें तो रेडियस कितना ले लेते हैं, इधर से इधर के लिए रेडियस को ले लेते हैं
R1 और उधर से इधर के लिए हम रेडियस को ले लेते हैं R21। मतलब क्या होगा कि अगर हम सेकेंड वाले चार्ज पे पहले वाले चार्ज से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तब हम डिस्टेंस को लेंगे R12 एंड जब हम सेकेंड वाले चार्ज से फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तब डिस्टेंस को लेंगे R21, 2 से 1। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम वेक्टर फॉर्म पे। तो कैसे वेक्टर फॉर्म को लिखा जाए, तो देखिए अगर हमको F12 लिखना हो, सपोज इफ वी हैव टू राइट F12, तो F12 कैसे लिखेंगे? सिंपल, F12 इज इक्वल टू नथिंग बट K टाइम्स, ये क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ना F12 कैसे लिखेंगे? तो Q1 Q2 बाई, अब डिस्टेंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। डिस्टेंस क्या है इस बार हमारा F12 के लिए? F12 के लिए डिस्टेंस क्या है? चार्ज ऑन फर्स्ट फोर्स, सॉरी चार्ज ऑन फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो हम क्या लेंगे? तो फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड चार्ज से जो फोर्स हमारा है उसके लिए डिस्टेंस क्या लेंगे? R21। देखिए R21। ओके ना, सो यहाँ पे R21 स्क्वायर, सेम फार्मूला है यार, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर जो हमने पीछे पढ़ के आया है। बस यहाँ पे R21 क्यों लिख दिए? क्योंकि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, डिस्टेंस इधर से मेजर R2। ओके, R21। अगर हम सपोज कि इस वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव अगर लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा मेरा? इधर वाला डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाला डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, मैंने बस डायरेक्शन की बात की है कि अगर R12 पॉजिटिव है तो R21 जो होगा वो नेगेटिव होगा। अच्छा, तो सर ये वेक्टर फॉर्म होगा क्या? अभी नहीं हुआ है। अब हम एक टर्म एक्स्ट्रा जोड़ने वाले, वहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लिखने वाले क्या है? R21। सर अभी तक कम प्रॉब्लम था कि अब इस नेट टर्म का क्या जरूरत पड़ गया? सर अभी तक तो इतनी प्रॉब्लम्स चली रही है फिजिक्स की दुनिया में। तो सर ये R21 जो है कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। R21 इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। R21 क्या है? ये आपने 11th में पढ़ा होगा, या फिर R21 इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो अब देख लीजिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो R21 कैप को अगर हमको लिखना पड़े तो कोई भी वेक्टर से, मान लीजिए हमारे पास अगर R21 वेक्टर है और उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें, R21 के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वाला वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर में कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो उस वेक्टर को लिख दीजिए ऊपर और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर आपका निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर का यूज क्यों हुआ है? तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमको पता करना है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो वेक्टर, वो जो फोर्स है हमारे ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर एक बात और है, तो सर क्या इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो जाएगा? क्या हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? अच्छा, इसका नेम क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो क्या इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ओके, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट 1। और इस पूरे क्वांटिटी में अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो क्या इसके मैग्नीट्यूड में कुछ
इफेक्ट होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, सेम अगर हम क्या लिखना चाहें, F12 लिखना चाहें, इसको इरेज कर देते हैं हम। अब हम F21 लिखते हैं। हमने F12 देख लिया। नाउ अब F21 देखते हैं। F21 कैसे? वेक्टर फॉर्म है, A इक्वल टू कैसे लिखेंगे? सेम K Q1 Q2 पाई, इस बार डिस्टेंस ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। नाउ डिस्टेंस इज R12 हियर R12 स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर R12 कैप, यूनिट वेक्टर R12 कैप। नाउ दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। अच्छा सर, क्या यहाँ से एक चीज और हम बोल सकते हैं क्या, कि जो हमारा R12 होगा, जो यूनिट वेक्टर R12 होगा, क्या सर ये इक्वल होगा? क्या ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ R21 कैप के? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। कैसे? ऐसे कि R12 है, हमने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस वाले डायरेक्शन को क्या लिया था? सॉरी, यहाँ से इरेज कर दिया हमने, इसको लिया था हमने नेगेटिव। तो क्या R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर यहाँ से क्या रिजल्ट मिलने वाला है कि जो हमारा F12 जो होगा हमारा, वो होगा माइनस F21। इससे क्या रिजल्ट मिला हमको सर? इससे ये रिजल्ट मिला कि हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से एग्री करता है। कूलम्ब्स लॉ एग्रीज कूलम्ब्स लॉ एग्रीज, AGREES, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, agrees with Newton's third law। सर न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो सर न्यूटन थर्ड लॉ सुन के थोड़ा सा हमको फिजिक्स में आज इंटरेस्ट और बढ़ गया, क्योंकि सर यही तो 3 टॉपिक्स हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड कूलम्ब्स लॉ, जिसके वजह से फिजिक्स पढ़ने का हमको मन करता है, ये हमको पता है। इसीलिए यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ में आ गए? तो क्या कूलम्ब्स लॉ क्लियर है? कूलम्ब्स लॉ में इतनी बातें काफ़ी हैं। इसके ऊपर हम अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।